नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज हम आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो है 14th पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 14th पार्ट हम जो है यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस। इससे पहले जो है 13 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने उन 13 पार्ट्स को नहीं देखा है तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल और जो है जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो वहाँ पे करवाया गया है। तो आप उन 13 पार्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सीरीज जो है आपको सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वाले बच्चे तो देखेंगे, साथ में जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं एएलपी जेई टेक्नीशियन का, वो बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री में कहां पर मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके जो है आप इस वीडियो सीरीज की जितनी भी पीडीएफ्स हैं, टोटल 23 शिफ्ट में जो है ये एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाया गया था 2018-19 के अंदर आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का। तो ये टोटल 23 शिफ्ट हम यहाँ पे जो है कंडक्ट करवा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इन 23 शिफ्ट को जो है आपका एग्जाम 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 दिसंबर से पहले जो है आपकी ये कंप्लीट सीरीज हम स्टार्ट करवा देंगे। और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो एग्जाम सिटी है वो भी रिलीज कर दी गई है। तो एग्ज़ाम सिटी जो है अब आप अपनी देख सकते हैं किस शहर में किस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जल्दी से जल्दी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपनी एग्जाम सिटी देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक तो मिल ही जाएगा। कल मैंने वहाँ पे लिंक डायरेक्ट जो है शेयर कर दिया था एग्जाम सिटी देखने का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अपनी लॉगिन आईडी डिटेल से जो है आप अपनी एग्जाम सिटी देख सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है चीनी यात्री हेन सांग समकालीन थे। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हेन सांग था ये एक यात्री था, यानी कि ट्रैवलर था जो कि घूमने के उद्देश्य से भारत में आया था। और ये कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। तो ये किसके समकालीन थे? तो ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षवर्धन के समय में ही ये जो है चीनी यात्री हेनसांग भारत के अंदर आया था। और आपको ये भी याद रखना है हेनसांग जो है कब आया था? तो ये आया था 630 ईस्वी के अंदर। 630 ईस्वी के अंदर जो है ये भारत में आए थे। और ये चीन बौद्ध यात्री थे। चीन ऊपर मैं बता चुका हूं, और ये बौद्ध यात्री थे। ठीक है, बौद्ध यात्री थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो है हर्षवर्धन के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे जुड़े होंगे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा की एग्जाम्स की जो है तैयारी करते हैं। वैसे तो हर्षवर्धन जो है वो इंडिया जीके या फिर नेशनल जीके में बहुत कम पार्ट्स आता है इसका हर्षवर्धन के बारे में, लेकिन जो हरियाणा जीके है, हरियाणा के एग्जाम के अंदर हर्षवर्धन को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा जाता है। और हर्षवर्धन का जो पार्ट है हरियाणा के एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। हर्षवर्धन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं लिख दूंगा, बाकी जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ आप उसको जो है सुनते रहिए। सबसे पहले जो है ये हर्षवर्धन थे किस वंश से संबंधित थे? इनके वंश को जो है पुष्यभूति वंश कहा जाता था। पुष्यभूति, या फिर आपको कहीं कहीं प्रभाकर वर्धन वंश भी मिलेगा, वर्धन वंश। तो कहीं कहीं आपको जो है ये वर्धन वंश नाम से भी मिलेगा। पुष्यभूति या वर्धन कोई भी हो, जिसकी स्थापना की थी प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन कौन थे? तो ये हर्षवर्धन के पिताजी थे। और ये किसके सामंत होते थे? तो ये जो है गुप्तों के सामंत होते थे। तो ये जो है गुप्तों के सामंत होते थे। और थानेसर में इनका जो राज होता था वो कहाँ पे होता था? हरियाणा के थानेश्वर के आसपास का जो एरिया होता था वहां पर जो है इनकी सत्ता थी, थानेश्वर। ठीक है, और इनकी राजधानी भी थानेश्वर ही थी। ये भी आप याद रखना, राजधानी जो थी थानेश्वर थी। और बाद में जो है कन्नौज को भी इन्होंने राजधानी बना लिया था। कब बनाया था, क्यों बनाया था, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। थानेसर और कन्नौज के अंदर जो है राजधानी थी। कन्नौज को राजधानी हर्षवर्धन ने बनाया था। जब हर्षवर्धन राजा बने थे उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था। स्टार्टिंग में जो है राजधानी थानेश्वर ही थी। और थानेश्वर के अंदर एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? स्थानेश्वर मंदिर। स्थानेश्वर मंदिर। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है स्थानेश्वर महादेव की मंदिर की जो स्थापना है ये पुष्यभूति ने किया था। और इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था?
तो ये मराठा थे सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, तो ये सदाशिव राव ने जो है इनका करवाया था पुनर्निर्माण। ये आप जो जो है याद रखिएगा। उसके बाद मैं बोलता चलूंगा, वो आप सिर्फ सुनते जाइएगा। जो है वास्तविक संस्थापक जो है पुष्यभूति वंश का, इसको प्रभाकर वर्धन माना जाता है। इस वंश की राजधानी थानेश्वर थी, मैं बता चुका हूँ। और अंतिम जो रूप से पराजित किया था इन्होंने, प्रभाकर वर्धन ने हूणों को जो है अंतिम रूप से पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन था और छोटे पुत्र का नाम जो है हर्षवर्धन था। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम राज्यश्री था। मतलब जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके तीन बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम जो है राज्यवर्धन होता था, उसके बाद छोटे बेटे थे हर्षवर्धन थे। मतलब दूसरे नंबर पे जो है इनकी बेटी आती थी राज्यश्री, और जो सबसे छोटे होते थे वो हर्षवर्धन होते थे। हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? तो यशोमती जो है हर्षवर्धन की माता होता था। 605 में जो है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 605 में। ठीक है, 605 में जो है इनकी इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो है 605 के बाद जो है इनके बड़े भाई थे हर्षवर्धन के, या फिर उनके जो बड़े बेटे थे राज्यवर्धन, वो सिंहासनारूढ़ हुए थे, गद्दी पर बैठे थे। ग्रहवर्मा नाम का एक व्यक्ति था जो कि कन्नौज वंश का, मोखरी वंश का शासक था। ग्रहवर्मा नाम का एक व्यक्ति था जो कि कन्नौज में मोखरी वंश का शासक होता था। उसकी शादी जो है इनकी बहन से हो गई थी, राज्यश्री से जो है शादी हो गई थी। लेकिन मालवा के राजा जो देवगुप्त थे और गोंड देश के राजा जो शशांक थे, इन दोनों ने मिलकर जो है कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। और जो राज्यश्री के पति थे यानी कि जो ग्रहवर्मा थे, उसकी मृत्यु कर दी गई थी। ये जो समाचार सुनकर जो है राज्यवर्धन को काफ़ी गुस्सा आया और वो जो है बदला लेने के लिए जो है उन्होंने हमला कर दिया शशांक पर। और उसके बाद जो है राज्यवर्धन बदला लेने के लिए जैसे ही गए, परंतु राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी शशांक ने जो है धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। और उसके बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा था? हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 606 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठे? 606 ईस्वी में। और 606 से इनका जो शासनकाल हुआ, 647 तक जो इनका शासनकाल हुआ, और 647 में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई। ईस्वी में तब इनकी जो उम्र है 15 साल थी। 606 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठे थे तो मात्र 15 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने गद्दी संभाल ली थी। उसके बाद आपको याद रखना है, कन्नौज को दूसरी राजधानी इन्होंने बनाया था। हर्षवर्धन व चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय। ऐसी जानकारी मिलती है जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय होते थे, इन्होंने जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन को कब हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर 634-35 में जो है इन्होंने हराया था। 634-35 में जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है इनको हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। किसने हराया था? चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इन्होंने जो है हर्षवर्धन को हराया था। और ऐसी जानकारी जो है पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? युद्ध में हर्षवर्धन मारा गया और पुलकेशिन द्वितीय की जो है जीत हुई थी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? वैसे मैं ऊपर बता चुका हूं हर्षवर्धन की, ये प्रभाकर वर्धन की मृत्यु है 605 में। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 में जो है हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। तो इतनी जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए, हर्षवर्धन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की जो सिफारिश थी ये किसने की थी? ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है और ये किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। ये भी आप याद रखना। बात करें मौलिक कर्तव्य की,
तो मौलिक कर्तव्य जो है ये किसके अंदर आते हैं, ये अनुच्छेद 51 के अंदर आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो मूल कर्तव्य बने थे ये 10 मूल कर्तव्य थे। किसकी सिफारिश पे ये जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह की जो है, सरदार स्वर्ण सिंह की जो है इसकी सहमति पर ये जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। और जो है भाग किसके अंदर आते हैं, भाग 4 के अंदर आते हैं, ये भी आप याद रखना। भाग 4 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये भाग 4 क्या जोड़ा गया था, स्टार्टिंग में जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन साल 2002 में एक संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था, और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया विद्युत क्षेत्र मान किसके बराबर होता है, तो विद्युत क्षेत्र जो मान है ये किसके बराबर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत फ्लक्स के जो बराबर होता है विद्युत क्षेत्र का मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कर सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ये होते हैं हमारे संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद जो होती है अनुच्छेद 79 के अंदर होती है, राज्यसभा हमारी अनुच्छेद 80 के अंदर होती है, और जो लोकसभा होती है वो हमारी अनुच्छेद 81 के अंदर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें बोला गया है गडजात पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, तो गडजात जो पहाड़ियां हैं ये हो जाएंगी उड़ीसा राज्य के अंदर अवस्थित है। गडजात जो पहाड़ियां हैं उड़ीसा राज्य के अंदर अवस्थित है। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, गडजात पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, तो ये ऊंची चोटी हो जाएगी देवमाली। और देवमाली की सबसे ऊंची चोटी कितनी हो जाएगी मीटर, तो ये हो जाएगी 1672 मीटर, ये ऊंचाई है इसकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था, तो ये कहा गया मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण जो है किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था। मूल संरचना जो सिद्धांत है किसके ऐतिहासिक निर्णय के बाद किया गया था, गोलकनाथ केस, इंदिरा साहनी केस, एसआर बोमई केस या फिर केशवानंद भारती केस। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती केस सिद्धांत, मतलब मूल संरचना जो सिद्धांत है केशवानंद भारती केस का ऐतिहासिक निर्णय के बाद जो है इसका निर्माण किया गया था मूल संरचना सिद्धांत का। आइए बता देता हूं केशवानंद भारती जो केस है ये कब आया था, तो ये केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। बस साल याद आप रखना, और डेट्स ज़्यादा जरूरी नहीं है, कई बार जो है साल पूछ लेता है। केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। गोलकानाथ ये केरल का था, ये भी आप याद रखना, केरल राज्य था ये। ठीक है, उसके बाद जो गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ केस था 1967 में रजिस्टर हुआ था ये, 1967 में इसका फैसला आया था। और 1967 में आया था, कहाँ का केस था, पंजाब का केस था। उसके बाद इंदिरा साहनी की बात करें तो ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस था, 1992 में आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय सत्र का दर्जा मिला, तो किस वर्ष में जो है ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय सत्र का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1908 वर्ष 1908 में जो है ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय सत्र का जो है दर्जा मिला था। आधुनिक जो ओलंपिक है कब हुआ था, 1896 में हुआ था। 1896 में शुरुआत हुई थी यूनान के
एथेंस में जो है इनकी शुरुआत हुई थी। समर यूथ ओलंपिक की बात करूँ तो 2010 में शुरुआत हुई थी, और शीतकालीन की बात करूँ तो 1924 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो फार्मोसा जल संधि है ये दो देशों को अलग करती है। ताइवान को किससे अलग करती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ताइवान को जो है मेन लैंड चीन से जो है अलग करती है। कौन सी जल संधि? फार्मोसा जल संधि या फिर फार्मोसा जल डमरू मध्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर पूछा गया है, तो सतपुड़ा का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये अवस्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1352 मीटर। उसके बाद गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली। अरावली पर्वतमाला की ये सबसे ऊंची चोटी है, और यह कहां पर है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। ये याद रखना, माउंट आबू। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1722 मीटर। उसके बाद हम करें पारसनाथ की पहाड़ी, तो पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड के अंदर अवस्थित है। ये झारखंड के अंदर जो है ये पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है, और पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। ठीक है, 1365 मीटर है। और यह जो छोटा नागपुर पठार है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यही पारसनाथ पहाड़ी होगी। उसके बाद महेंद्रगिरी की बात करूं तो महेंद्रगिरी कहाँ की पहाड़ी है? तो ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। चोटी तो ये जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके। अगर आप ये सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो हमारा चैनल मिल जाएगा, जिस पर आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? मतलब किसी वस्तु पर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन, भार, द्रव्यमान या फिर वेग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है भार इसको बोला जाता है। तो किसी वस्तु पर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे तो उसको भार बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो रन एंड जो चेसिंग है ये किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो इसकी ये किस खेल की एक अनूठी विशेषता हो जाएगी? तो ये हो जाएगी खो खो जो खेल है, रनिंग एंड चेसिंग खो खो खेल की एक अनूठी विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है तय की गई थी? वरना जो है मंत्री ही मंत्री होते हैं हर राज्य के अंदर। जो मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सीमा है यानी कि लिमिट होती है वो किस संविधान संशोधन के तहत जो है तय की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 91वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा को जो है तय किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट में। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान के संविधान से हमने जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया है। उसके बाद आपको याद रखना है जापान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगी टोक्यो, और जो इसकी मुद्रा है वो कौन सी हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी येन। मुद्रा हो जाएगी येन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में बोला गया है शब्द प्राइमस इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है?
ठीक है। शब्द प्राइमस इंटर है पारेस, ये किसे दर्शाता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शब्द प्राइमस इंटर पारेस है ये निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के आपको ये याद रखना है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद, वैसे प्रधानमंत्री का कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया हमारे भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 75 में ये लिखा गया है, मतलब अनुच्छेद 75 के मुताबिक जो राष्ट्रपति होता है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है? मतलब संविधान जो है हमारा भारत संविधान है, इसमें दी गई जो राज्य व्यवस्था है, संघीय संरचना है, मतलब जो मूल ढांचा है, मूल संरचना है हमारी, संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों के लिए मतदान के संवैधानिक फ्रेम समय, सिर्फ संसद में विशेष बहुमत, राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत, या फिर संसद में प्रभावी बहुमत। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत के जो द्वारा है संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना यानी कि मूल संरचना से संबंधित प्रावधान को संशोधित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है ये डेविड रिकार्डो के द्वारा जो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे ये डेविड रिकार्डो, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो साल 1817 में, साल 1817 में रिकार्डो ने ये सिद्धांत दिया था। और कहाँ पर दिया था? इनकी अपनी किताब थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये इनकी किताब थी। इसी के अंदर जो है साल 1817 में डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें बोला गया नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? यानी कि जो नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना जो होती है का निर्माण कहलाता है। तो उनका जो निर्माण है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोटीन जो है ये कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्रोमोटीन जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट में कहा गया निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो भारत के जो 28 राज्य हैं उन राज्यों में से किस राज्य की जो पवन ऊर्जा है सर्वाधिक है? तो किस राज्य की हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो सर्वाधिक है और सबसे बड़ी पवन चक्की भी तमिलनाडु में लगाई गई है। प्रीवियस ईयर वीडियो में जो है मैंने बताया भी था। 19 में कहा गया क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जो है इसे जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस खेल में बेटिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो बेटिंग टेबल का उपयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो जिम्नास्टिक खेल के अंदर जो है बेटिंग टेबल का जो है उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसमें पूछा गया आसिफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से जो है संबंधित थे? तो ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये थे हैदराबाद राज्य से संबंधित थे प्रसिद्ध आसिफ जाही राजवंश। इनके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ये याद रखिएगा, आसिफ जाही एक मुस्लिम राजवंश था। आसिफ राजशाही, आसिफ क्या बोल दिया मैंने? आसिफ जाही आएगा, राजशाही बोल दिया मैंने। आसिफ जाही राजवंश था, ये एक मुस्लिम राजवंश था। ये आपको याद रखना है, ये एक मुस्लिम राजवंश था जिसने हैदराबाद राज्य पर प्रशासन किया। कहां पर किया? हैदराबाद।
हैदराबाद राज्य पर इन्होंने प्रशासन किया था और इसकी वंश की स्थापना किसने की थी? मीर कमरुद्दीन ने। स्थापना किसने की थी? मीर कमरुद्दीन ने। मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने जो है इसकी स्थापना की थी। प्रथम निजाम मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने 1724 में निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। तो 1724 में, याद रखना, 1724 में जो है इन्होंने हैदराबाद में स्थापित किया था और जो है इन्होंने मुल्क की उपाधि धारण की थी। आसिफ जाही वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1724 में की थी। किसने की थी? मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में जो कौन सा उद्यान नहीं है? नागरहोल बिल्कुल कर्नाटक में है, बांदीपुर बिल्कुल कर्नाटक में है, केबुल लामजाओ तो नहीं है, बनेरघट्टा कर्नाटक में है। तो केबुल लामजाओ जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। और जो 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा केबुल लामजाओ। कहाँ पर है? तो ये लोकटक के अंदर है, लोकटक झील में है ये। और लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी मणिपुर के अंदर। ठीक है, मणिपुर के अंदर जो है ये हो जाएगी। बाकी जो उद्यान है नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और जो ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में अवस्थित है और लोकटक झील पर अवस्थित है। और लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी झील, पानी की भी झील है। तो ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है। कौन सी है? लोकटक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राज्य बता देता हूं, जम्मू कश्मीर। 3 अक्षरों का नाम है, ये भी बता दिया। फाइंड आउट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है ये कब घोषित की गई थी? 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति को घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो प्रधानमंत्री होता है उनके सहित अन्य सभी मंत्री जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। पर अभी मैंने ऊपर बताया था प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर आते हैं? तो ये 75 के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है, संसद जो है हमारी, संसद किसके अंदर आती है? संसद 79 के अंतर्गत आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जो सबसे पहले ये सैयद अहमद थे ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो रायबरेली के सैयद अहमद जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये रायबरेली के व्यक्ति थे सैयद अहमद और किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। कहाँ पे हुआ था? केरल के अंदर हुआ था। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वनडे एग्जाम्स में इतना ही पूछा जाता है मोपला विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? 1921 में हुआ और केरल के मोपला किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। उसके बाद बात करें एका आंदोलन की, तो एका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये जो एका आंदोलन था ये 1921 के अंत में हुआ था। 1921 के अंत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अंदर जो है ये हुआ था और हरदोई, बहराइच और सीतापुर में ये शुरू हुआ था। बात करें वहाबी आंदोलन की, जो इसका राइट आंसर था, तो वहाबी आंदोलन जो है पटना बिहार में हुआ था और 1820 में हुआ था। 1820 में पटना बिहार। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब में हुआ था। और ये जो कूका आंदोलन कब हुआ था? 1849 में हुआ था। ठीक है, ये साल जरूर याद रखना आप, वनडे एग्जाम्स में ये जो सालों से ही खेलते हैं। उसके बाद बात करें थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो मार्शल आर्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ इन्हीं वीडियो सीरीज में। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपने देखी होगी, तो वहाँ पे जो है मैं आपको
बता भी चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो थांगटा मार्शल आर्ट है ये मणिपुर राज्य की है। उसके बाद हम बात करें, मैं बता देता हूँ, लिख के नहीं बताऊंगा, लिख के जो है टाइम लग जाएगा। कलारीपट्टू जो है मार्शल आर्ट ये कहाँ की है? केरल राज्य की कलारीपट्टू है। थांगटा मैंने बता दिया मणिपुर की है। गतका मार्शल आर्ट कहाँ की है? तो पंजाब की है। सिलंबम जो मार्शल आर्ट है ये तमिलनाडु की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन से जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया गैस को प्राप्त किया जाता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो अमोनिया गैस है इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? तो हाइड्रोजन से जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया हमें प्राप्त होता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को जो है कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैबर विधि ये बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है। तो मानक मुद्रा के संदर्भ में जो अंकित मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है आंतरिक मूल्य के जो है बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और बोला गया आखिरी मुगल शासक कौन था? तो आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय थे। इनके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मुगल सम्राट के जो है मुगल सल्तनत जो चली आ रही थी जो कि बाबर से शुरू हुई थी, बाबर से शुरू हुई थी, जो 1526 से स्टार्ट हुई थी। और इन्होंने लोधी वंश को हराया था बाबर ने, और 1526 में जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके बाद इनके बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है, जो आखिरी मुगल बादशाह शासक थे ये बहादुर शाह द्वितीय थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1775 में। जन्म कब हुआ था? 1775 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में जो है इनका जन्म हुआ था। नई दिल्ली में जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो है इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो शासनकाल जो है इनका रहा था 1837 से लेके, तो इनका जो शासनकाल था ये कब से कब तक रहा था? तो इनका शासनकाल रहा था 1837 से लेके 1857 तक। 1857 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। और उर्दू के ये जाने माने शायर थे। इनका निधन कब हुआ था? 1862 में। 1862 के रंगून में इनका जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रंगून में यानी कि बर्मा में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है दिए गए विकल्पों में बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैटन का उपयोग जो है रिले खेल के अंदर जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ढाका शहर, सबसे पहले आपको याद रखना है ढाका शहर कहाँ का है? तो ढाका शहर जो है बांग्ला, तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। इसके बारे में आपको ये याद रखना है ढाका शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बुरी गंगा जो नदी है इसके किनारे ढाका शहर अवस्थित है। इसके बारे में आपको और एक लाइन याद रखनी है, ढाका शहर बांग्लादेश की राजधानी है जो कि बूढ़ी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। कहीं कहीं आपको जो है बूढ़ी गंगा के नाम से भी ये नाम मिलेगा, तो ज़्यादा चिंता होने वाली बात नहीं है। वैसे भारत की जो बूढ़ी गंगा है वो किसको बोला जाता है? माफ़ कीजिए, गोदावरी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? मत्स्य उद्योग, मोटर वाहन, पशुपालन या फिर वानिकी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो मोटर वाहन है ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। बाकी मत्स्य उद्योग, पशुपालन और वानिकी ये सभी जो है प्रथम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। मोटर वाहन है ये किसके अंदर आता है? तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है। जब माल तैयार हो जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करना जो होता है वो हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र के अंदर जो है किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाना घास के मैदान की जो वनस्पति है वो इसके अंदर पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया अभी ऊपर बात ही की थी कि दक्षिण भारत की जो माफ़ कीजिएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा
तो ये बोला जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो ये त्रिम्बक के पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से होता है। यह नदी पश्चिमी घाट की जो ढलान पर स्थित है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है कितनी हो जाएगी, 1465 मीटर। 1465 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और कहाँ कहाँ बहती है ये, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य से बहकर तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 35 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड डिक्सन ट्रॉफी जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो है सम्मान करने के लिए डेविड डिक्सन ट्रॉफी जो है दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कनाडा में। कनाडा में कहाँ पे हुई थी, कनाडा के हैमिल्टन में। कनाडा के हैमिल्टन शहर में जो है ये शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया है अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा जैव अणु सक्रिय जो है प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये अणु जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में बोला गया श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही जो है बंद हुआ था। प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है ये कब हुआ था, 1967 से 1969 के बीच में। अरे यार 1969 लिख दिया गया, 1700 आएगा, 1900 में कहाँ आ गया, 1767 से 1769 के बीच में। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1780 से 1784 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1789 से लेके 1792 के बीच में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 1796 से लेके 1797 के बीच में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1799 में। और 1799 में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है खारदुंगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो खारदुंगला जो दर्रा है ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ये जो दर्रा है ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो जाती है भाई गलती कभी कभी, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है खारदुंगला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है। तो कौन जो है अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है, संसद, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो संसद है वही क्षेत्रीय कानून बना सकते हैं। मतलब जो कानून बनाने की सर्वाधिक शक्ति है वो संसद के पास ही है। बेसिक आप ये चीज याद रखिएगा। लास्ट 40 क्वेश्चन में बोला गया राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त होता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी, 6 महीने तक रहेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल 3 बार लग चुका है। और वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, 1 बार भी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है सहायक संधि का सिद्धांत सॉरी, सहायक संधि का सिद्धांत जो है किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली से जो है ये संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सहायक संधि का जो सिद्धांत है ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा दिया गया था। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है। वेलेजली ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की थी 1798 में। 1798 भी याद रखना साल, किस साल पेश की गई थी? 1798 में पेश की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के बीच में एक सैन्य सुरक्षा समझौता था। मतलब ये सहायक संधि इसलिए की गई थी भाई, जो भी आपके जो क्षेत्र होंगे, जो देसी रियासतें होती थी उस समय जो है आपके अगर कोई भी बाहर का जो है युद्ध कर देता है, यानी कि आपके ऊपर हमला कर देता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी रक्षा करेगी। और जो है इसी उद्देश्य से जो है उस राष्ट्रीय क्षेत्र में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तैनात की कर दी जाती थी। बट कंडीशन ये थी, उस कंपनी का जितना भी खर्चा था, रहना पीना खाना था, वो सारा जो क्षेत्रीय साम्राज्य जो है देसी रियासतें उनको देना पड़ता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया चिश्ती, सुरवावर्दी, फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो नामपत्नी, इस्लाम, वैष्णव। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चिश्ती, सुरवावर्दी और फिरदौसी जो जैसे शब्द जो हैं ये सूफी धर्म से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? सबसे पहले आप ये याद रखना, ये एक ठंडा रेगिस्तान है। ये एक ठंडा रेगिस्तान है और कहाँ पर पाया जाता है? मंगोलिया और चाइना में पाया जाता है। वैसे मंगोलिया के अंदर पाया जाता है ज़्यादातर परसेंट, बट कुछ हिस्सा जो है चीन के अंदर भी मिलता है। तो ऑप्शन देख लेना, या तो आपको एक ही मिलेगा, मंगोलिया मिलेगा, या फिर चीन मिलेगा, या फिर आपको दोनों मिलेंगे, मंगोलिया और चीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, 43 का बी। मंगोलिया, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर मिलता है? मंगोलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 44 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से जो संबंधित नहीं है, फ्री हिट तो क्रिकेट से संबंधित है, ऑफ ड्राइव भी क्रिकेट से संबंधित है, और सिली पॉइंट भी जो है क्रिकेट से संबंधित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गैम्बिट शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। 44 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लोह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थायी चुंबकीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो कोई में जो है अपना निजी बंदरगाह होता था। ये पांड्य राजवंश का जो है अपना पर्सनल बंदरगाह इनका होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो किस प्रकार की जो है रचना इनके अंदर पाई जाती है? 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाल वाली शिरा रचना जो है ये पाई जाती है। 48 की बात करें तो निम्नलिखित में से अवक्षिप्त अर्थव्यवस्था का क्या विशेषता है? तो अवक्षिपित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है? 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि प्रधानता जो है इसकी विशेषता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 में कहा गया है, 49 का राइट ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो ये एनी बेसेंट ने जो है बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की जो है नींव रखी थी। आज के लास्ट पर्सन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो कौन सी करती है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा ये हमारी होती है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए। पार्ट आज कौन सा था? ये पार्ट 14 था। कल पार्ट 15 आ जाएगा। बहुत जल्दी जो है हम इस सीरीज का समापन कर देंगे। टोटल 23 इसके पार्ट्स हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको ऐसी ही वीडियोस लाके प्रोवाइड करवाता रहूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स, सारी PDF सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।